चलिए नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू कर लेते हैं रासायनिक बलगतिकी को। जैसा कि आप लोग इसके पहले जैसे उपसा संयोजन यौगिक या और भी चैप्टर को आप लोग ख़त्म कर चुके हैं, तो हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, रासायनिक बलगतिकी। इसको ख़त्म करते हैं, कोशिश करेंगे कि ये एक बार में ही ख़त्म हो, नहीं तो इसको 2 पार्ट में हम लोग अपलोड करेंगे और वहाँ पे आप आसानी से लैंग्वेज को देखेंगे। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने बोला था कि आप यहाँ पे थ्योरी समझिएगा, जो समझाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, इक्वेशन या डेरिवेशन निकालना, क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसकी जो पीडीएफ होगी, है ना, हैंड रिटन नोट्स, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। इसमें हम लोग रासायनिक बलगतिकी स्टार्ट कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन से लेकर के पूरे लास्ट तक में हम लोग न्यूमेरिकल तक में चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक बलगतिकी ये होता क्या है। इसको यहाँ पे हेडिंग कर लेते हैं, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, है ना। इसको हम लोग शुरू करते हैं। रासायनिक बलगतिकी होता क्या है, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक बलगतिकी का मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पे रासायनिक वर्ड यूज हो रहा है, तो यानी कहने का मतलब है रासायनिक बलगतिकी, अगर इसमें हम लोग जनरली अभिक्रियाओं के बारे में ही जानना है, ठीक है। तो रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया है, अगर अभिकारक से उत्पाद में बदल रही है, तो वो अभिक्रिया को उत्पाद में बदलने के लिए कितना समय लग रहा है ना, या कितनी स्पीड में हो रही है अभिक्रिया, या उसकी क्रियाविधि क्या है ना, और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। क्या टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उसका वेग प्रभावित हो सकता है, या इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्या सांद्रता, अगर हम लोग जो कंसंट्रेशन है अभिकारक की उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या अभिकारक यानी अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जनरली क्या है, अभिक्रियाओं के बारे में, उनके वेग के बारे में, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हम लोग मूलतः अभिक्रियाओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे मूल रूप से। तो सबसे पहले आपको अभिक्रिया के बारे में पता भी होना चाहिए कि अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो बहुत ही जनरल टर्म से अगर बात करें, इसके डेफिनेशन को मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, इसमें हम लोग बात किस किस के बारे में करेंगे आपको मैंने बता ही दिए गए हैं, है ना। अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करेंगे, अभिक्रिया के वेग के बारे में, अभिक्रिया के वेग के बारे में, है ना। अभिक्रिया का वेग कह सकते हो। दूसरा पॉइंट कह सकते हो वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और दूसरा हम लोग अगला क्या है, क्रियाविधि। रासायनिक की जो अभिक्रियाएं हैं इनकी क्रियाविधि क्या होगी, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स के बारे में पूरे के पूरे चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अभिक्रिया के बारे में जानना भी जरूर होगा कि अभिक्रिया जो होती हैं वो कितने प्रकार के कैसे हो सकती हैं। जैसे अभिक्रिया, अगर हम लोग कहें कि अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रिएक्शन क्या होती है, तो आप लोग सीधा लगाओगे सर कोई अभिकारक है ना, वो जब आपस में चेंज होके या किसी दूसरे अभिकारक के साथ में, किसी दूसरे पदार्थ के साथ में मिल करके एक नया उत्पाद बनाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। अब इसमें और हम लोग क्या कहेंगे, लेकिन इसको प्रकार की बात करेंगे तो प्रकार में क्या कह सकते हो सर, ये योग अभिक्रिया है ना, योग अभिक्रिया कह सकते हो, है ना। ये इसके अलावा जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, योग अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, या डिसोसिएशन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वो तो उसका प्रकार ऐसा अलग अलग हो गया। लेकिन अगर वेग के अकॉर्डिंग बात करें कि कोई उत्पाद है, कोई अभिकारक है, वो उत्पाद में कितनी देर में बदल रहा है ना, तो इस आधार पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं जो अभिक्रिया होती है, ये तो अभिक्रिया बहुत तेज़ी से हो रही होगी, अति तीव्र अभिक्रिया। हो सकता है अभिक्रिया को होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे लंबा समय लग रहा हो, या हो सकता है अभिक्रिया का 2-4 मिनट में भी कंप्लीट हो जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है।
तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं जो अभिक्रियाएं होती हैं जनरली, अभिक्रियाएं, जो अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे सबसे पहले अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए, है ना। जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी अभिकारक होता है यानी रिएक्टेंट, वो उत्पाद में बदलता है ना। अब हो सकता है ये अभिक्रिया बहुत अति तीव्र हो रही हो, तो हम लोग गति के आधार पे बोल सकते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार को। इसको मैं रफ करता हूँ, आगे लिखता हूँ, ठीक है। रफली ऐसे नोट कर लीजिए, फिर पीडीएफ को आप नोट करके वहाँ पे एग्जाम के लिए लिख लीजिएगा। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। जैसे अगर बात करी जाए उदासीनीकरण अभिक्रिया या अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब जैसे एक अम्ल लिया एक क्षार लिया, दोनों को जैसे मिलाते तुरंत ही लवण और जल प्राप्त होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो अभिक्रिया अति तीव्र अभिक्रिया में। या इसके अलावा भी बहुत सी द्विविस्थापन अभिक्रिया या जिसमें हम लोग पीपीटी मिलता है ना, तो अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो सब क्या आ जाती हैं, अति तीव्र अभिक्रिया में सब आ जाती हैं। इसके अलावा आप लोग हम बात करते हैं अगर मंद अभिक्रियाओं की, है ना, इसमें क्या आएंगी, आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया आने का मतलब क्या हो जाएगा, आयनिक अभिक्रियाएं आएंगी, और इसमें के जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग ले लिए NaOH, है ना, और प्लस में HCl ले लिया गया, तो क्या बन जाएगा, Na और Cl तुरंत ही बनेगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, H2O, ओके, ये बन जाएगा। अब बात करें अगर अति तीव्र के अलावा बहुत तेजी की आ रहा है तो बहुत धीमी अभिक्रिया भी हो सकती है ना, यानी कह सकते हैं अति मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रिया की बात करेंगे तो जैसे आप कह सकते हो सर लोहे में जंग लगता है, वो तो एक दिन में लगता नहीं होगा, ऑलमोस्ट 1 वीक हो सकता है कि कभी कभी 1 महीने 2 महीने, है ना। यानी जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, वो भी एक बहुत ही अतिमंद अभिक्रिया में आ जाएगी। या जल के अणु का निर्माण होना, वो भी बहुत ही मंद अभिक्रिया में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है जो अतिमंद अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अतिमंद अभिक्रियाएं, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे अतिमंद अभिक्रियाएं, ठीक है। अब आप कुछ समझ रहे होगे सर हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। अतिमंद अभिक्रियाओं में जैसे जंग लगना कह सकते हो, कोई आयरन रॉड है ना, और उसमें वाटर के साथ में रिएक्ट हो रहा होगा, प्लस में ऑक्सीजन यानी एयर भी है, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस पर है ना जंग लग रहा होगा। जो फॉर्मूला बनता है Fe2O3 का, है ना, Fe2O3 का बनता है, डॉट में H2O भी ऐड हो जाता है। अब उसके कितने मॉलिक्यूल हैं, है ना, डिपेंड करता है, X ले रहा है ना, ऐसा करके लगा लेते हैं, तो इसको तुम लोग जंग कहते हो, ठीक है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत टाइम लगता है इसमें। इसके अलावा मंद अभिक्रियाओं में बात करोगे तो अपघटन अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं जो यानी जिनको होने के लिए क्या होता है 2 से 4 मिनट का टाइम लग जाता हो। अति मंद में उसमें 1 सेकंड 2 सेकंड में ही अभिक्रिया, 3 सेकंड 4 सेकंड में अभिक्रिया बहुत तेजी से हो जाती है, तुरंत उत्पाद मिलता है। तो उतने क्षणिक समय में कितना परिवर्तन हो रहा है हम लोग को निकालना पॉसिबल नहीं है। अति मंद अभिक्रियाओं में बात करेंगे तो बहुत टाइम लेना पड़ेगा, इतने समय में भी ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो जो मंद अभिक्रिया 2 से 4 मिनट, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती है कि अभिक्रिया में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कर पाएँ, डिटरमाइन कर पाएँ, निकाल पाएँ कि क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी सांद्रता में। तो हम लोग मंद अभिक्रियाओं में क्या है, जैसे अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाओं की बात करेंगे, जैसे अगर अपघटन का मतलब यहाँ पे हो सकता है जैसे N2O5 का अपघटन या अमोनिया गैस का निर्माण, ठीक है। ढेर सारी अभिक्रियाएं हो सकती हैं जिसको होने में, ऐसी अभिक्रियाएं जिसको कंप्लीट होने में, जिसमें अभिकारक से उत्पाद में बदलने में कम से कम 2 से 4 मिनट 10 मिनट ऐसे समय लगता हो, वो क्या होती है, मंद अभिक्रियाएं होती है, स्लो रिएक्शन होती है। इसको मॉडरेट रिएक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। और पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग मंद अभिक्रियाओं के बारे में ही बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभिक्रियाओं के वेग के बारे में बात करेंगे, और वेग किन अभिक्रियाओं का निकाला जा सकता है, मंद अभिक्रियाओं का, क्योंकि तीव्र अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया दोनों में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए हम लोग मंद अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर अभी हम लोग बात करेंगे आगे सबसे पहले, ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। अति मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ठीक है।
इनके सबके एग्जाम्पल अभी डिस्कस और भी होंगे। यहाँ तो मैंने बस ऐसे डिस्कस किया है कि ये सब इनका मतलब क्या होता है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम लोग पढ़ने किसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग ये होता क्या है, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो इसको, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो सीधा सीधा अभिक्रिया का वेग क्या है भाई, वेग का मतलब है कि कोई अभिकारक है, अभिकारक का उत्पाद में बदल रहा होगा, तो पर सेकंड अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन आ रहा है, 1 सेकंड में कितना अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, 2 सेकंड में कितना अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है ना। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं कि पर सेकंड कितनी दूरी तय कर रहे हैं, है ना, पर मिनट कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो वो वेग होता है। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ होता है ना, यहाँ पे कि क्या है, उत्पाद है, अभिकारक से उत्पाद में बदलने के, यानी कोई भी अभिकारक जो होता है, आपको यहाँ पे आवाज़ देख लेते हैं, आ रही नहीं, ओके। अभिक्रिया का वेग बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी अभिकारक है, ये उत्पाद में बदल रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी अभिकारक के प्रति सेकंड में होने वाले परिवर्तन की दर, इसके लैंग्वेज लिख लेते हैं, अभिकारकों की सांद्रता में, अभिकारकों या उत्पादों भी बोल सकते हो आप, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में, उत्पादों की सांद्रता में प्रति सेकंड, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे अभी तक हम लोग जैसे फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि भाई वेग ये होता है, स्पीड है ना, वेलोसिटी ये होती है, तो इसी तरह अभिक्रियाएं जो होती हैं वो भी तो होती हैं, चलती हैं एक तरीके से, विकारक से उत्पाद की तरफ जा रही होती हैं, तो उनमें भी एक तरीके से उनकी सांद्रता में परिवर्तन होता रहता है ना। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हो रहा है, अभिकारक है, पर सेकंड जितना वो चेंज हो रहा है, जितना वो उत्पाद बदल रहा है ना, तो अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों के सांद्रता में पर सेकंड होने वाले परिवर्तन की जो दर है, यानी पर सेकंड बोल सकते हो, पर मिनट हो सकता है वो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग बोलेंगे। इससे किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल आर से। अगर फार्मूले की बात करें, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, लगा समय। ठीक है, ये हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक, अब अभिक्रिया का जो वेग है ना, अभिकारक के उत्पाद में जो भी पर सेकंड जितना भी परिवर्तन, उसकी सांद्रता परिवर्तित हो रही है, सांद्रता परिवर्तन ऊपर रखेंगे, बटे में जितना वेग समय लग रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो वही क्या हो जाएगी, इसकी वेग की मैग्नीट्यूड यानी मान आ जाएगा। अब बात होगी कि इकाई क्या आएगी, सर हम लोगों ने लिख तो लिया, लेकिन इकाई क्या आ जाएगी, यहाँ पे यूनिट क्या होगी। अब सांद्रता तुम लोग जानते हो, सांद्रता यानी मोलरता बराबर क्या होता है, सांद्रता बराबर एक तरीके से सांद्रता की जो इकाई होती है मोल पर लीटर होती है, यानी जो सांद्रता है उसको मोल पर लीटर में लिखते हैं, ऊपर मोल पर लीटर है ना, और नीचे का समय यानी सेकंड आ जाएगा, ऊपर है मोल पर लीटर, ऊपर है मोल पर लीटर है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये सेकंड है, सेकंड नीचे है, तो सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, सेकंड तो नीचे है। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो लीटर सेकंड दोनों ऊपर जाएंगे, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगी यूनिट इसकी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या कह सकते हो मोल पर लीटर इंटू सेकंड, मोल पर लीटर इंटू सेकंड कह लो, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स कह लो। ठीक है, ये अभिक्रिया के वेग की इकाई अगर हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें इंक डाल लेते हैं, बहुत ही लाइट चल रहा है।
इंक डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तैयारी करते रहिए बेटा बोर्ड एग्ज़ाम की, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम तो काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, आपको डेट शीट भी मिल चुकी होगी, ठीक है। रिवीजन वर्क जितना हो सकता है आप करिए। रिवीजन वर्क अगर फोकस करेंगे तो एग्ज़ाम आपका बेटर होगा, ठीक है। जितना भी रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन वर्क करने में जितना भी टाइम हो सकता है रिवीजन में दीजिए आप, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जितना रिवीजन करेंगे थ्योरी को, न्यूमेरिकल्स को, उतने ही वो आएंगे, ठीक है। नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और अगर एक बार वो क्वेश्चन समस्या किया आपने छोड़ दिया तो एग्ज़ाम तक वो बना रहेगा, और एक क्वेश्चन की वजह से 4 क्वेश्चन और जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अभिक्रिया वेग की इकाई हो गई है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें थोड़ा सा ऐसे, मान लिया इसको मैं रफ कर देता हूँ, या मान लेते हैं, चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोई एक अभिकारक है और ये उत्पाद में बदल रहा होगा, अभिकारक को आर से उत्पाद को पी से बदल दिया, तो अभिकारक के उत्पाद में बदलने के दर्जे से मान लिया कि जो वेग होगा, वेग आर बराबर लिख लिया, जैसे आर है तो इसके सांद्रता में जितना भी परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे सांद्रता जैसे अभिकारक है, जो अभिकारक ए हो या बी हो या आर मान लिया, इन सब की सांद्रता प्रदर्शित करेंगे कोष्टक लगा के, कोष्टक के अंदर इनको लिख लेंगे। जैसे ए है लिख दिया तो मतलब ए की सांद्रता है, बी है बी को कोष्टक में लिख दिया मतलब ये बी की सांद्रता प्रदर्शित हो रही है। समझ में आ गई बात। तो जैसे आर है तो आर लिख दिया, अब कितना परिवर्तन हो रहा है डेल्टा लगा दिया, बटे में दर, दर का मतलब है समय से भाग कर दो। इसकी जगह उत्पाद भी हो सकता है, मान लो ऐसे लिख लिया हम लोगों ने, है ना, यहाँ पे ऐसे लिख लिया, डेल्टा पी लिख लिया, है ना, अपॉन में डेल्टा टी कर दिया, बस सिंपल। कुछ करना था ना आपको, होगा सर ये स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ से आ गया, तो इसका मतलब ये सांद्रता, आर की क्या है सांद्रता, डेल्टा का मतलब है परिवर्तन। जैसे मान लीजिए तुम लोग निकालते हो ना कि जैसे ये x1 है, ये x2 है, तो कितना परिवर्तन आया होगा, डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1 करते हो ना, तो वही चीज़ तो है। R1 है या R2 है मान लिया, तो डेल्टा R कितना आया होगा, R2 माइनस R1, तो यही इसीलिए डेल्टा R है, कितना परिवर्तन हुआ। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि सांद्रता घटती है, प्लस क्यों लग रहा है, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता कंटिन्यू बढ़ती है। यही तो होता है, अभिकारक धीरे धीरे कम होता जाता है, उत्पाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे गेहूं और आटे वाले में, गेहूं इकट्ठा डालते हो, गेहूं धीरे धीरे कम होता है, आटा बढ़ता जाता है ना, वैसा ही इसको समझ सकते हो अभिकारक और उत्पाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभिक्रिया का वेग लिखना सीख लेते हैं, कैसे लिखते हैं। इकाई निकाल लेंगे सभी लोग, यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या मोल पर लीटर सेकंड, मोल पर लीटर इनटू सेकंड, ये तो ये बोलिए, या अगर ये नहीं याद होता है तो क्या याद कर लीजिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे लिखना सीख लेते हैं कि समीकरण लिखेंगे कैसे। विजिबिलिटी है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखना, वेग समीकरण लिखना, वेग समीकरण लिखना कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से बता रहे, ठीक है। कोई भी अभिक्रिया का एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मान लीजिए वो M1A है ना, या कोई भी नॉर्मली, चलिए अभिक्रिया का सीधा से एग्जांपल लेते हैं, N2 + 3H2 2NH3, ठीक है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना, ये मत कहिएगा सर ये तो उत्क्रमणीय है आप ऐसा लिख रहे हैं इसको, है ना, वो हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझने के लिए लिखा है, ठीक है। तो मान लिया कि ये अभिक्रिया है, इसे वेग समीकरण लिखना है, तो किसी भी अभिक्रिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सवाल हल होंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अभिक्रिया दी है, इसका वेग समीकरण लिखना है, क्या करेंगे, अभिक्रिया है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगी ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। देख लिया, अभिकारक में कितने अणु हैं, यहाँ पे N2 का 1 है और H2 के 3 अणु हैं, ठीक है, NH3 का 2 अणु बन रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो अभिक्रिया का वेग समीकरण, अभिक्रिया बराबर होता है, यानी एक तरीके से अभिक्रिया का दर जो होती है वो किसके किसके बराबर होती है, देख लेते हैं, वेग समीकरण लिख रहे हैं, तो जितना भी यहाँ पे ये होता है N2 अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में, यानी ये N2 था, जैसे A होता है, अब इसके सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन के लिए क्या लगा लेंगे, डेल्टा, और अपॉन में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, यही तो लिख रहे थे अभी। उसी तरीके से इसको भी लिखिए, H2 है ना, सांद्रता की बात करेंगे डेल्टा लगाएंगे, आगे क्या है ना, सांद्रता की बात करेंगे तो कोष्टक लगाएंगे, परिवर्तन में डेल्टा, और अपॉन में क्या कर देंगे, डेल्टा टी, ठीक है। उस तरह इसकी बात कर लेंगे, ये क्या है, NH3 है, तो NH3 पूरा इसकी सांद्रता की बात करेंगे तो कोष्टक लगा लिए, परिवर्तन की बात करेंगे तो ये, और डेल्टा टी नीचे लिख लिया।
अब कहेंगे सर यहाँ पे नंबर इनका क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे गेहूं वाले में मैंने बोला ना, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ में धीरे धीरे घटती जाती है, तो घटने के हम लोग माइनस चिन्ह यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे माइनस लगा रहता है, ठीक है। और आप क्या करोगे, जो भी यहाँ पे लिखा होगा अभिकारक है तो अभिकारक को ऐसे लिखोगे, और यहाँ पे अगर इसके आगे कोई नंबर लिखा हो तो उसको वहाँ पे डिवाइड कर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/3, और अभिकारक है तो लगा लेंगे माइनस। ये उत्पाद है तो इसमें भी नंबर को हम लोग डिवाइड ही करेंगे, लेकिन उत्पाद है तो यहाँ पे लगा लेंगे प्लस। ये ध्यान में रखिएगा, अगर अभिकारक होगा तो अभिकारक में उसके सांद्रता परिवर्तन के आगे माइनस, और उत्पाद होगा तो उसके सांद्रता परिवर्तन की दर के आगे प्लस लगा रहेगा। प्लस का साइन क्या प्रदर्शित करता है, प्लस का मतलब इसका सांद्रता कंटिन्यू बढ़ रही है, माइनस का मतलब अभिकारक की सांद्रता कंटिन्यू घट रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी अभिकारक अणुओं या उत्पाद अणुओं के आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होगा, ये संख्या होती है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भागे में यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, भाग में बटे में करके लिख लेंगे। ये हो जाएगा इस अभिक्रिया के वेग का समीकरण, ठीक। अब यानी इस समीकरण से, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब, कोई भी अभिक्रिया है, चाहे वो अभिकारक में 2 अणु हैं उसमें, है ना, तो अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, ठीक है, जो अभिक्रिया की दर होती है, ये जो अभिक्रिया की दर है, वो अभिक्रिया की दर में, अभी अभिकारक में 2 अणु हो गए, तो जो अभिक्रिया की दर होगी वो अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाहे इसको हम लिखो चाहे इसको, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है, आर की जगह आर के साथ में अभी अभिक्रिया की दर निकालना है तो आर को इसके साथ भी रख के आप निकाल सकते हो, या आर बराबर कह दो सर इसके साथ नहीं करना, हमें इसको लिखना है, तो आर बराबर -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो, या अगर आपको ये नहीं लिखना है पूरा तो आर बराबर +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो, प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न बोलेगा। क्लियर है। अभिक्रिया के वेग को इनमें से तीनों में किसी के साथ लिखा जा सकता है, कोई भी इसी तरह की और भी अभिक्रिया होंगी तो वहां पर भी अभिकारक में कोई भी एक अणु की परिवर्तन की दर के साथ में इसको लिखा जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो ये हम लोगों ने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखो प्रदर्शित कैसे होता है। मान लिया कि आर इक्वल टू क्या लिखा है हम लोगों ने, -डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा टी, ये लिखा हुआ है किसके हिसाब से, N2 के हिसाब से, कोई नंबर नहीं था तो यहाँ पे नंबर हम लोग बटे में नहीं लगाए। अब ये प्रदर्शित क्या कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए आर से तो अभिक्रिया का वेग, इतना की वैल्यू निकालेंगे तो अभिक्रिया का वेग निकल आएगा। अब हम लोग इसको, अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है ना, तो यही क्या हो जाएगी, हम लोग क्या कर सकते हैं, N2 के विघटन की दर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे बोले R बराबर हम लोग इसको लिख ले -1/3 डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा टी, है ना, तो ये तो अभिक्रिया का वेग ही है, ये क्या है, अभिक्रिया का वेग ही है ना। R का मतलब अभिक्रिया का वेग, दर, ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, H2 जितना परिवर्तन का दर होगा 3 का 1/3 का गुणा वहां पे करके क्या होगा, दर निकल आएगी। लेकिन अगर 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का इधर मल्टीप्लाई ये हो गया, तो 3R लिख सकते हैं इक्वल -डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा टी। अब बात बदल गई है, अब क्या कहेंगे, ये क्या है, एक तरीके से डेल्टा H2 यानी H2 के विघटन की दर है, ये H2 के विघटन की दर को, अब जो भी वैल्यू यहाँ से निकल आई, सपोज दैट अभिक्रिया में R की वैल्यू दी गई है, पूरा इसमें ऐसे करा लोगे तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या प्रदर्शित करेगी, H2 के विघटन की दर, H2 के विघटन की दर, विघटन की दर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी था, ये विघटन की दर ही प्रदर्शित कर रही थी, साथ में ये क्योंकि नंबर कोई भी नहीं है तो ये सीधा अभिक्रिया का वेग भी था और यही चीज इसका विघटन की दर भी है ना। तो अगर बोल दिया जाए विघटन की दर निकालो तो इसको इधर लिख के इसको इधर लिख के बस सॉल्व कर देना, है ना। अगर ये इधर बटे में लिखा हुआ है तो ये अभिक्रिया का वेग को प्रदर्शित करेगा, लेकिन इसकी जो संख्या इधर आ गई तो इतनी जो बची हुई वैल्यू है ये प्रदर्शित करेगी H2 के विघटन की दर। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर हम लोग अगर क्या लिख लेते हैं, R बराबर हम लोग अगर क्या लिख लेते हैं, R बराबर लिख लिए +1/2 डेल्टा में NH3 अपॉन में डेल्टा में T। ओके, अब ये तो अभिक्रिया का वेग है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, बट हम लोग कर यहाँ पे क्या सकते हैं, अगर 2 इधर मल्टीप्लाई हो गए 2R लिख लिया गया तो प्लस में डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T है ये NH3 के उत्पादन की दर है, बनने की दर कह सकते हो। ये क्या है, NH3 के उत्पादन की दर, NH3 के बनने की दर बोल सकते हो, बनने की रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, बनने की दर कह सकते हो, ठीक है। अगर बनने की दर पूछा जाता है या ऐसे करके तो ये निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात।
पेन पेपर लेके लिखेंगे, समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज आप देखते रह जाओगे, चीज़ें आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से था। ये समीकरण आपको लिखना आना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है आपको? देख लेते हैं एक बार फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया का वेग लिखना आ गया है ना। चलिए ऐसे ही और ट्राई करिएगा। हम लोग चलते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हालांकि इस पॉइंट को हम लोग फिर से पढ़ेंगे लास्ट में, फिगर में अभिक्रिया का वेग टक्कर सिद्धांत में भी पढ़ेंगे। जैसे अभिक्रिया का वेग हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है, वेग लिखना भी, समीकरण, वेग समीकरण लिखना भी सीख लिया। तो अगर अब ये देखा जाए कि जो अभिक्रिया होती है, अगर ताप बढ़ा दे, किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ा दे, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है ना, क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो ये उत्पाद में जल्दी जल्दी बदलने लगते हैं। उसी तरह से अगर सांद्रता वही बढ़ा दी जाए, तो सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिकारक अणुओं के में टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से उत्पाद में जो अभिकारक है, उत्पाद में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होने लगता है। यानी कहने का मतलब है, ताप और सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, और अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाएंगे तब भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं, जो अभिक्रिया का वेग है ताप पर निर्भर करता है, या अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है। अभी इसी का यूज करेंगे। अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर। सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है, यानी जो वेग होता है आर होता है, किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर। किसके सांद्रता पर? अभिकारक की। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये कह सकते हैं ना। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई तो वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी टर्म को अभी देखने वाले हैं हम लोग। रफ करें इसको। नोट्स जैसे मैंने पहले भी कहा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका लिंक फिर से अभी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। वहाँ पे लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे जितने भी हैं क्लास 12th या इसके अलावा भी 11th 9th 10th के भी वहाँ पे आप NCERT के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, हर चैप्टर वाइज PYQ इम्पॉर्टेंट, यानी पुराने इस सालों में आए हुए क्वेश्चंस, है ना। या इसके अलावा कोई CBSE बोर्ड या यूपी बोर्ड जो ऐसे भी हो, तो जनरली मैं यूपी बोर्ड को ही यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ, तो इसके जितने भी आपको PDFs हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आणविकता। आणविकता बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉलिक्युलरिटी, अब आणविकता का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में अणुओं की संख्या है, तो कुछ अभिकारक अणु आपस में मिलकर उत्पाद बना रहे होते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अगर आणविकता शून्य हो गई तो मतलब अभिकारक में कोई अणु ही नहीं है, यानी अभिक्रिया नहीं होगी। तो यानी सीधा सा कहने का मतलब है, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो किसी अभिक्रिया की प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, पदार्थों के अणुओं की संख्या अभिक्रिया के क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है ना। प्राथमिक पद में, प्राथमिक अभिक्रिया की प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, अभिकारक अणुओं की संख्या को, अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसे आराम से याद कर सकते हैं, आणविकता कहते हैं। ठीक है, जैसा अगर बात करी जाए N2 + 3H2, क्या है? 2NH3 है ना। तो इसके यहाँ पे कितने अणु टोटल भाग ले रहा है? आणविकता की अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी? आणविकता की बात करें तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? सीधी सीधी बात है कि सर इसका N2 का कितने अणु? एक अणु है। H2 के कितने अणु हैं? 3 अणु। तो 3 1 4, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो अभिक्रिया है उसके पदों में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या। ऐसे एक दो एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है NH4NO2, है ना, या 2HiH2 + I2, है ना। जैसे अगर पहले से NH4NO2,
इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये किस में टूटेगा, N2 प्लस में 2H2O, N2 प्लस में 2H2O, ओके, N मिलके N2 हो गया, H4O2 यानी 2H2O। अब देखोगे यहाँ पे इसकी आणविकता अगर कहोगे इसका कितने अणु हैं, केवल एक अणु है, अभिकारक के अणु, ठीक है, उत्पादों पर नहीं, अभिकारक में कितने अणु हैं, केवल एक ही तो है, ये टोटल कितना है, केवल एक है ना, यहाँ वाली संख्या जो है, तो इसकी आणविकता कितनी है, इसकी आणविकता हो जाएगी 1। अगर ऐसे बात करें 2HI की, ये किस में बदलेगा, H2 प्लस I2 में, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी 2, HI के कितने अणु हैं, 2 है ना, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, आणविकता बराबर 2 हो जाएगी, है ना। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं जहाँ पे ऐसे आप निकाल सकते हो, 2NO प्लस O2, ऐसे बात कर लो 2NO प्लस में O2 क्या हो जाएगा, 2NO2, है ना। अब बात करोगे यहाँ पे कितने हैं, 2 इसके हैं, 1 इसके हैं, टोटल आणविकता कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो अभिकारक के में जो एक तरीके से प्राथमिक पदार्थ में जो अभिकारक अणुओं की संख्या है ना, ये टोटल अभिकारक है, इसका क्या है, ये अणुओं की संख्या है, यहाँ वाली संख्या आप देखोगे जितनी है ऐड करके उसकी आणविकता हो जाएगी। आणविकता और कोटि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर बनाता है, आणविकता कोटि में अंतर क्या है, आणविकता निकालिए, ऑप्शन में बना देगा कि निम्नलिखित अणु की आणविकता क्या है ना, अभिकारक इस दी गई अभिक्रिया में अभिक्रिया की आणविकता क्या है, या आणविकता क्या होती है परिभाषित करिए एग्जाम्पल सहित, है ना। तो ऐसा करके क्वेश्चन आ जाए, तो आणविकता को ध्यान में दीजिएगा। चलिए इसके बाद कोटि की बात कर लेते हैं। कोटि बात करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर बात करें अभी हम लोगों ने देखा तो कोटि यानी एक तरीके से अगर हम लोग क्या है यहाँ पे कोटि क्या होती है, तो जो अभिक्रिया वेग का नियम होता है, अभिक्रिया वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता को प्रयुक्त करने के लिए जो घात का उपयोग किया जाता है उन घातों का योग होता है कोटि। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक अभिक्रिया वेग का नियम है, मुझे साइड में बताना चाहिए था पहले, अभिक्रिया वेग का नियम यानी जो मैंने पहले कहा था ना, जो वेग होता है वो किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर। अब अगर मैंने अभिकारक क्या ले रखा है, ए, ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अभिकारक तो ए है, ए की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है ना। तो जो यहाँ पे एक तरीके से मान लो ए प्लस बी है, ऐसे करके ले लेते हैं और आसान होगा, ए प्लस बी 2 है यहाँ पे, और ये सी उत्पाद बना रहे हैं, तो 2 अभिकारक है, तो मान लिया इनके सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, एक की सांद्रता की घात में x ले लिया, एक की घात में y ले लिया, मान लीजिए कोई कुछ ना कुछ सांद्रता रही होगी यहाँ पे, है ना। जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम लोग का जो संख्या हो उसी का स्क्वायर ही लगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग नियम है, तो वेग बराबर जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के आ जाता है, तो a की पावर में x है और b की पावर में यहाँ पे y है। हो सकता है कि ये ना हो, केवल एक ही हो, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं वेग नियम। तो वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता की घातों में जो संख्या है उन संख्याओं का जो योग होगा वही होगी अभिक्रिया की कोटि। ये कहाँ से आया, बहुत ही आसान, जैसे मैंने बोला था वेग किस पर निर्भर करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर, है ना। अब अभिकारकों की सांद्रता के घातों के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहीं से निकाल लेंगे वैसे इसको। तो यहाँ पे कोटि बराबर क्या आ जाएगा, कोटि अगर निकालेंगे कोटि बराबर x प्लस वाई, है ना, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा लिखनी, नोट्स बनानी है, वो आप आसानी से PDF डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे हम लोग समझने का काम करेंगे, ठीक है। कोटि जैसे निकालनी थी तो कोटि यहाँ पे आराम से देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, कोटि कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आणविकता क्या थी, कभी भी 0 नहीं हो सकती थी, एक तरीके से कह सकते हैं वो वास्तविक मान है ना। लेकिन जो कोटि है काल्पनिक है। मान लिया कि वेग है सांद्रता पर निर्भर कर रहा, कभी कभी हो सकता है कि अभिक्रिया जो होती है उसका वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता चाहे जितनी बढ़ाएंगे हो सकता है कि अभिक्रिया का वेग प्रभावित ही ना हो रहा हो। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तब तो वहाँ पे प्रिय नियम फेल हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, इसीलिए ये जो वैल्यूज है कोटि है वो क्या होती है, एक काल्पनिक मान, है ना, ठीक है। थ्योरी ठीक है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो संख्याएं होती हैं काल्पनिक मान होती है। कोटि क्या होती है, एक काल्पनिक मान होता है। अगर ये पूछा जाएगा आणविकता और कोटि में अंतर, तो आणविकता वास्तविक मान होता है, कोटि काल्पनिक मान होता है। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि शून्य हो जाएगी तो अभिक्रिया नहीं होगी, और कोटि शून्य हो सकती है। कैसे देखते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला वेग अगर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है,
तो वहाँ पे सांता पर निर्भर नहीं करेगा, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगी, कोटि उसकी शून्य हो जाएगी, है ना। अब मान लिया निर्भर नहीं करेगा तो x मतलब 0 है, 0 0 का मतलब 0 आ जाएगा, है ना। ठीक है, इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं। वेग नियम में प्रयुक्त सांता पदों के घातों का जो योग होता है, जो वेग नियम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे वेग बराबर ये है, वेग नियम में प्रयुक्त है ना सांद्रता, जैसे ए है, ए की सांद्रता यक्स है और बी की सांद्रता वाई है, तो वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रता पदों के घातों का जो योग है वो क्या होती है, कोटि होती है। कोटि बराबर यक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, जो अभिक्रिया होती है उसी के जो जितने भी अणुओं की संख्या होती है उन्हीं का घात लग जाता है, कुछ में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता। जो प्राथमिक पद होते हैं केवल वहां पे ऐसा होता है, ठीक है, जो मंद पद होते हैं प्राथमिक, उन्हीं में ऐसा होता है, बाकी चीजों में नहीं। एक दो और निकाल लेते हैं, जैसे कोटि 1 भी हो सकती है, कोटि 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मान लिया कि जो वेग है ना, जो वेग है ना, वेग किसके प्रोपोर्शनल है, जो ए अभिकारक है, जो हम लोगों ने लिया है कि ए बी में बदलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ए अभिकारक है, ए वाले अभिकारक की एन घात के समानुपाती है, मान लिया, ठीक है, मान लिया कि जो अभिक्रिया का वेग है ए की घात के समानुपाती है, ए की घात एन की घात ए की घात एन के समानुपाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं देखिएगा, मान लिया ऐसा। अब अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो क्या आ जाता है, जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, है ना, ए है, लिख लिया, ए की घात एन लिख लिया, ओके, ये वेग नियम लिख लिया, ठीक। यहाँ पे हम लोग निकालने जा रहे हैं कि अगर मान लिया कि कोटि 1 आ रही है, ठीक है, कोटि कितनी आ रही है 1, तो उसको हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोले, 1 को प्रथम बोल सकते हैं, है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर उस अभिक्रिया की कोटि 1 है तो उसे बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना, क्लियर है। 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, 3 है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ऐसे होता है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, या 0 भी आ सकता है, 0 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, 0 को शून्य बोलते हो ना, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि क्या है, शून्य है। शून्य होने का मतलब हो जाएगा वेग अभिकारक की सांता पर निर्भर नहीं कर रहा है। प्रथम होने का मतलब वेग क्या है, अभिकारक की सांता का प्रथम घात का इक्वल है ना, जैसे यहाँ पे बोला जाए, अगर एन की जगह 0 आ जाए मतलब कि निर्भर नहीं कर रहा, कोटि 0 है। यहाँ पे एन तो क्या है, एन तो कोटि ही तो है, एन क्या है, कोटि ही तो है ना, और वही एक्स प्लस वाई बराबर एन कर सकते हैं, कोटि का मतलब तो वही है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है द्वितीय घात के समानुपाती, तो यहाँ पे एन बराबर 2 है तो कोटि 2 हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे यूनिट निकाल लेते हैं। मान लो शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो वेग नियम के अकॉर्डिंग जो यूनिट निकल के आएगी इकाई, वो क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। वेग लिखा हुआ है, वेग की यूनिट हमें पता है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, वही यूज करेंगे। तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग, अब बटे में क्या लिख सकते हैं, ए की घात में एन लिख सकते हैं, ठीक है। वेग की यूनिट तुम लोगों को पता है क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए है, ए की ए क्या, हम लोग कोष्टक लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये सांद्रता है, असांद्रता की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है, ये मोल लीटर इनवर्स होती है, मोल लीटर इनवर्स। अब ब्रैकेट में क्या है, एन है तो एन लगा लो, एन का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, तो एन का अंदर गुणा हो जाएगा तो ऊपर वाला तो वैसे लिख लो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख लिया, ओके। अब नीचे क्या लिख लिया, एन का गुणा होगा तो मोल में क्या हो जाएगा, एन का गुणा हो जाएगा, लीटर इनवर्स में माइनस एन हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा देखिएगा, मोल एन ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी क्या लिख सकते हैं, मोल 1 माइनस एन, लीटर माइनस एन है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लीटर एन माइनस 1 लिख लेंगे और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है वेग नियम के अनुसार जो किसी भी कोटि की अभिक्रिया आएगी तो उसके लिए हम लोग यूनिट क्या निकालेंगे, इकाई क्या निकालेंगे। मान लिया अभिक्रिया शून्य कोटि की है, अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तो उसकी उस अभिक्रिया में वेग स्थिरांक जो होगा, के को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक। के क्या है यहाँ पे, वेग स्थिरांक है, के क्या है, वेग स्थिरांक, ठीक है। तो ये वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, मान लिया बोल दिया गया ऑप्शन में कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, तो वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालोगे, ये है, यहाँ पे निकाल दिया गया, ये मोल 1 माइनस एन एल एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की है, मैं इसको रफ कर दूं, रफ करता हूँ तो फिर से
इसको कंप्लीट कर देते हैं। मान लिया अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि के। शून्य कोटि का मतलब n बराबर 0। तो शून्य कोटि की जो इकाई आएगी, शून्य कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक k की इकाई आएगी वो क्या हो जाएगी, k बराबर तो आया ये है ना, मोल 1 माइनस n है ना, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स ये निकल के आया है। तो n बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा डायरेक्टली, पावर में 1 है, और यहाँ पे 0 रखोगे तो लीटर इन्वर्स ही रहेगा और सेकंड में इन्वर्स ही रहेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हम सीधा सीधा ये वाला 1 हटा दे तो क्या कह सकते हैं, मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। ये तो सीधा सीधा यूनिट जो वेग की इकाई थी सेम वैसी आ गई। तो शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अगर n बराबर 1 है दैट मीन्स प्रथम कोटि के लिए है, तो प्रथम कोटि के लिए क्या करोगे, प्रथम कोटि के लिए आप कह दोगे सर यहाँ पे चलिए ठीक है हमें तो आ गया, हम 1 रख कर निकाल लेंगे। तो n की जगह क्या रख दोगे 1, तो क्या आ जाएगा, मोल 1 माइनस 1 लीटर, n की जगह 1 माइनस 1 है ना, हो गया। n की जगह 1 रखो 1 माइनस 1 बन जाएगा और सेकंड इनवर्स तो रहेगा ही। तो कहोगे सर 1 1 0 हो गया, 1 1 0 तो जिसकी घात 0 होती है इसका मान 1 हो जाता है, तो इसका 1 इसका भी 1 हो जाएगा, तो ये खत्म, बचा क्या, सेकंड इनवर्स बचा। तो शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकंड इनवर्स। ये ऑप्शन में बहुत पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कोटियों की इकाई कैसे निकालेंगे, किस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तो अभिक्रिया के कोटि और आणविकता के बारे में बात थी। अब बात कर लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या होगा, अंतर की बात करते हैं। कुछ अंतर बहुत ही आसानी से देख सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ पे अंतर तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, कैसे, जो आणविकता होगी आपने बताया था कि आणविकता शून्य नहीं हो सकती है ना। तो सबसे पहले अगर अंतर हमें लिखना रहेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आणविकता कोटि व आणविकता में अंतर क्या है। तो एक साइड में हम लोग डालेंगे आणविकता, है ना, इसको आप अपने से लिखिएगा आणविकता, मैं यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसको अपने से करिएगा, इतना करके मैं छोड़ दूंगा इसको। और एक साइड में आप लिखोगे कोटि। ठीक है, करोगे क्या आप, आणविकता सबसे पहले दोनों को डिफाइन कर दोगे, आणविकता क्या होती है, कोटि क्या होती है। ओके ठीक, उसके बाद पहले पॉइंट में डेफिनेशन है, डिफाइन कर देना, डेफिनेशन ही करोगे, परिभाषा ही रहेगी। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा है ना, दोनों की परिभाषा कर देना, ये काम आपको दे रहा हूं, करिए, इसको लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही करिए इसको। ठीक है, परिभाषा रहेगी। उसके बाद हमें क्या है, आणविकता क्या शून्य नहीं हो सकती ना, आणविकता शून्य नहीं हो सकती, शून्य क्या हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, कोटि शून्य भी हो सकती है ना, शून्य हो सकती है, या सीधा सीधा ऐसे लिख लो आप इसको, शून्य हो सकती है ये, है ना। सदैव पूर्णांक होती है, पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या है, यानी 1 2 धनात्मक पूर्णांक कह लो, 3 ऐसे करके ऐसे होती है, 1 2 3 हो सकती है। ठीक है, और ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -1 है ना, -1 क्या है, ऋणात्मक भी कह लो, हाँ चलो ठीक है, हो सकता है, कभी कभी घट भी जाती है या बटे में भी हो जाती है। ठीक है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, ये हो सकती है। ये वास्तविक मान होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, काल्पनिक मान होती है। इतने पॉइंट लिख लोगे पर्याप्त है, उदाहरण लिख लोगे, इसका एक उदाहरण दे दोगे, ये एकदम परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेना, समझ रहे हो कितना उदाहरण दो सर मुझे तो नंबर ही नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही आसानी से इसको लिखिएगा, ये काम आपको दे रहे हैं, अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर। तो आणविकता कोटि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया वेग का समीकरण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे।